चलिए बेटा, सारे बच्चे आप शांति मेंटेन रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कराते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, सुदिव्या, अवंतिका, बेटा इधर, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बेटा स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। और थोड़ा सा मैं पीछे का बताता हूँ और फिर आगे चलते हैं। आपको पता है पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें मेमोराइज करनी है बस, और कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। ध्यान से सुनो। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे पहले हमने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जन्म हुआ कहाँ से, कैसे लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सोच पाए। तो मैंने नाम लिया था एक साइंटिस्ट का जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस ने 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो, उन्होंने क्या किया था, एक रेजिन ढूंढा था जिसका नाम था एम्बर, और उसको रब करके उन्होंने देखा कि डस्ट पार्टिकल्स उस एम्बर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। तो लगभग काफी सारे सालों तक, सैकड़ों सालों तक लोग यही सोचते रहे कि ये क्या है, क्यों डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद लगभग 1600 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, और विलियम गिलबर्ट ने एक टर्म दिया जिसका नाम था बेटा क्या, इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस से हमने निकाला क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, और वहीं से निकला है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बेटा फिर लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना शुरू किया, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में, कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है बेटा, जैसे कोई भी बॉडी है बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी, ओके। ये बॉडी एटम से मिलकर बनी होगी, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो लेट्स से कि इस बॉडी के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बेटा मुझे बताओ, इस बॉडी ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो मुझे बताइए कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास? इसके पास 10 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मुझे ये बताओ, क्या यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है? यस। और प्रोटॉन्स कैसे चार्ज होते हैं बेटा? दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो बेसिकली इस बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? आज हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे, तो ध्यान से मेरी एक एक बात सुनते रहो। अच्छा, अगर इसका रिवर्स हुआ होता, मतलब कि 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स वाली बॉडी को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन हो जाते, तो मुझे बताओ, इस बॉडी के पास 10 प्रोटॉन्स होते और 10 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ोगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करके खुद को चार्ज कर सकती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो वो खुद को पॉजिटिवली चार्ज करेगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो खुद को नेगेटिवली चार्ज करेगी। बेटा आज हम और भी तरीके सीखेंगे जिससे बॉडी को चार्ज किया जा सकता हो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके ही बॉडी को चार्ज नहीं करते हैं, और भी तरीके हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करो या गेन करो तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। क्या मेरी बात यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? बोलिए। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या बात करी बेटा? इसके बाद हमने यूनिट्स की बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो मुझे बताओ कितनी टाइप की यूनिट्स हैं? 2 टाइप की यूनिट्स के बारे में बात करी, एक तो एसआई यूनिट और एक बात करी हमने किसकी? सीजीएस यूनिट। तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज व्हाट? इट इज कूलाम। और कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से। बेटा आज आपको मैं इस चीज का भी फील दूंगा कि कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सीजीएस में हम लोगों ने 2 यूनिट्स की बात करी। एक तो बात करी किसकी? स्टैट कूलाम, जिसको हम दूसरे नाम में बुलाते हैं क्या? ईएसयू। और एक हमने बात करी किसकी? एबी कूलाम। एबी कूलाम, जिसको हम बुलाते हैं क्या? ईएमयू। क्या कोई बच्चा मुझे कन्वर्जन बता देगा कि एक कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलाम। या तो तुम ये कह लो या फिर तुम कह सकते हो 3 × 10⁹ ESU। क्या मेरी बात सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ कि आप लोगों को याद है कि एक एबी कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? इट इज 10 कूलाम। बोलो बेटा, या फिर आप कह सकते हो क्या 10 10 10। एक एबी कूलाम कह लो या फिर एक ईएमयू कह लो, दोनों में ही कितने कूलाम होते हैं?
10 कूलाम। क्या मेरी बात यहां तक सारे बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर है? बोलो यार, ये सब पुरानी बातें। इसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आया क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बोलो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप लोगों ने क्या सीखा था, मुझे बताओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। बोलो, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस और अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट चार्जेस। क्या मेरी बात सारे बच्चों को यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, जल्दी बताओ। चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या है? चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। तो लेट से बेटा कोई चार्ज है Q1, कोई चार्ज है Q2, कोई चार्ज है Q3 और कोई चार्ज है Q4, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, तो बेटा आप क्या कहेंगे कि टोटल चार्ज कितना है सिस्टम का? टोटल चार्ज क्या करेंगे आप? सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। और आपको पता है कि सम और एल्जेब्रिक सम में एक डिफरेंस होता है। सम का मतलब सिर्फ जोड़ना और एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ जोड़ना। मतलब जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव के साथ लो, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ लो। क्या मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है बेटा? बढ़िया तरीके से सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी की बात करी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा हमने ये बात करी थी कि आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि किसी मास को अगर आप एक वेलोसिटी दोगे तो उस बॉडी का मास क्या कर जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी मैं घटने बढ़ने के ऊपर बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके चेंज होने की बात कर रहा हूं। और वो चेंज कैसे होता है? मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जहां पर m नॉट कौन है? रेस्ट मास। जब वो बॉडी रुकी हुई है, ये मार्कर रुका हुआ है, तो अभी इसका जो मास है दिस इज m नॉट। जैसे ये मार्कर मूव करने लगेगा तो इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बट किसी भी बॉडी का चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर इस बॉडी के पास 2 कूलाम का चार्ज है, आप इसको कितनी भी स्पीड से लेके चले जाओ या इसकी स्पीड को कितना भी धीमे कर दो, इस बॉडी का चार्ज चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात सारे बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी लिखवाई? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है? कौन से नंबर? 6th नंबर की प्रॉपर्टी है। तो देखो बेटा, इसका हेडिंग पुट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो बेटा अब ध्यान से सुनो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, काफी सारी जगह हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डायरेक्ट यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्या मुझे यह बताओ कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है कि किसी भी चीज का क्या हो जाना? कांस्टेंट हो जाना। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा? कि चार्ज का कांस्टेंट हो जाना। सर ये क्या सेंस क्रिएट हुआ? तो ध्यान से सुनो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि ना ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसको एक तरीके से और बोलते हैं, वही हम लिखेंगे। ये सब तो बच्चों वाली डेफिनेशन 9th क्लास में सीख ली हमने ये सब। अब हम जो लिखेंगे वो सुनो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या बोल दिया सर? ये तो बहुत भारी अंग्रेजी हो गई। क्या बोला बेटा मैंने? कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब है सर इस बात का? तो देखो बेटा, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनेंगे और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान। ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करो। सारे बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करो। ओके सर। बेटा लेट्स से कि यहां पर इस सिस्टम में एक चार्ज 2 कूलाम का है,
एक चार्ज -3 कूलाम का है और एक चार्ज लेट से +5 कूलाम का है और एक चार्ज लेट से -1 कूलाम का है। क्लियर? इस सिस्टम को मैंने उठाया और डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कैसे कर दिया? मैंने इसको शेक कर दिया, ऐसे ऐसे हिला दिया, ठीक है, हिला दिया मतलब डिस्टर्ब कर दिया कुल मिला के सिस्टम को। और सिस्टम को डिस्टर्ब करने के बाद मुझे बताओ क्या होगा कि चार्ज आपस में मिल जाएंगे। और आपस में मिलने के बाद बेटा लेट से कि मैं ये कहता हूं कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन गई कि यहां पर एक चार्ज है +5 कूलाम का हो गया, यहां पर जो चार्ज है वो -2 कूलाम का हो गया और यहां पर जो चार्ज है लेट से वो हो गया 3 कूलाम का और यहां पर जो चार्ज है लेट से मैंने कहा कि वो x कूलाम का हो गया। और मैंने आपसे कहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो रही है? बेटा हमने एक सिस्टम लिया, उसमें उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर कुछ ना कुछ चार्ज रखा, उस सिस्टम को डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने के बाद चार्ज इधर उधर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहां पर एक चार्ज है x कूलाम और इस x की वैल्यू क्या करनी है? आपको फाइंड करनी है। तो बेटा इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो सिस्टम यहां है वही सिस्टम यहां है, मींस यहां पर जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वही टोटल चार्ज यहां होगा। बोलो बेटा क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? तो मुझे बताओ इनिशियली टोटल चार्ज कितना है? बोलो इनिशियली टोटल चार्ज कितना है? इनिशियली टोटल चार्ज कितना है? बोलो भाई कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे इनिशियली टोटल चार्ज? अब सुनो बेटा, वेरी नाइस। कैसे करते हैं? सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम। यही तो मैं आपको बता रहा था कि चार्ज कैसा होता है, एडिटिव होता है। बेटा पीछे वाले बच्चे खोएंगे नहीं, ध्यान से बोर्ड पे देखते रहेंगे। तो इनिशियली टोटल चार्ज क्या है मुझे बताओ, क्या होगा? +2 कूलाम प्लस बोलो -3 कूलाम प्लस बोलो बेटा 5 कूलाम प्लस -1 कूलाम। मतलब प्लस वाले प्लस के साथ लो और माइनस वाले माइनस के साथ लो। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताओ टोटल चार्ज क्या होगा फटाफट से। 2 - 3 -1 -1 + 5 4 4 - 1 3। तो बेटा कितना हो गया ये? 3 कूलाम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छा फाइनली टोटल चार्ज कितना होगा मुझे बताओ फटाफट से। फाइनली टोटल चार्ज कितना होगा फाइनली? जल्दी जल्दी से बोलो टोटल चार्ज क्या होगा फाइनली? बोलो बेटा कितना है? 5 प्लस -2, सारे बच्चे बोलो बेटे, प्लस -3 प्लस x। बोलो बेटा क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो इसे सॉल्व करो फटाफट से। 5 - 2 3, 3 में से 3 गए 0। तो बेटा यहां क्या रह गया? x कूलाम इसका। और अब बेटा मुझे बताओ इनिशियली जो टोटल चार्ज है फाइनली वो टोटल चार्ज का कैसा होगा? बराबर होगा। तो लेट से इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। और मुझे बताओ अगर मैं यहां पे लिखूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अपन क्या कह सकते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड से अपन ये कह सकते हैं कि यहां का टोटल चार्ज इसके टोटल चार्ज के बराबर होगा। मींस कहने का मतलब x जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? 3 कूलाम के। तो ये हो गई किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? तो बेटा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। लिख लो एक लाइन, लिखो। It states that total charge of an isolated system remains constant. Total charge of an isolated system remains constant. बेटा यू हैव 1 मिनट, नोट इट। 1 मिनट में फटाफट से नोट करना है। समझ में आया? क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसमें ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा बेटा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
अच्छा मुझे बताओ, एक सुनते लिखते लिखते एक बात सुनो, मुझे बताओ आपने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया था, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव। सिल्क वाले कपड़े पर कैसा चार्ज आया था? नेगेटिव। अगर मैं कहूं कि रॉड पर प्लस क्यू चार्ज आया है, प्लस क्यू, या कह लो आप +5 कूलाम का चार्ज आया है, तो सिल्क के कपड़े पे कितना चार्ज आएगा? -5 कूलाम। आपने देखा कि एक बॉडी ने जितना चार्ज लूज किया, दूसरी बॉडी ने उतना ही चार्ज गेन कर लिया। यहां पर चार्ज ना क्रिएट हुआ, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? बेटा दिस वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, लिखते लिखते एक और बात बताएंगे। प्लास्टिक रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रब किया था तब प्लास्टिक रॉड पर कैसा चार्ज आया था? नेगेटिव। और सिल्क के कपड़े पर कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव। अच्छा यार, आप में से किसी बच्चे ने यह क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर क्या हमें यह पता चल सकता है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, सर ग्लास रॉड पर प्लस का ही क्यों चार्ज आ रहा है, सिल्क के कपड़े पर माइनस का ही क्यों चार्ज आ रहा है? मींस आपको कैसे पता चल रहा है कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? क्या किसी के मन में यह सवाल है? हाथ उठाओ, किसके मन में यह सवाल है कि कैसे पता चल गया कि इस पे प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव? ये तो बात समझ में आ रही है, एक पे प्लस आ रहा है, दूसरे पे नेगेटिव। बोलो भाई, ये सब बातें शुरुआती हैं, ये बातें फिर से डिस्कस नहीं होंगी बेटा, बस ये यही डिस्कशन होगा और यही खत्म हो जाएगा। है किसी के मन में डाउट? मेरे बताने के बाद डाउट आ रहा है? हाथ उठाओ, किसके मन में आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कि तुम सवाल समझे कि नहीं। तुम सवाल नहीं समझे? अरे सवाल नहीं समझे? समझ गए अच्छी सवाल। बेटा एक रॉड है अपनी ग्लास की, एक कपड़ा है सिल्क का कपड़ा है भैया, और ये ग्लास की रॉड है। आपने इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के कपड़े से जब रब किया तो ग्लास रॉड पर कैसा साइन आया, कैसा चार्ज आया? प्लस प्लस। इस पर कैसा आया? माइनस माइनस। तो सुनो, देखो यार, हर बॉडी का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। मैं बात करूंगा इसके बारे में जब हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। हर बॉडी का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। सवाल यह है कि सर वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन बेटा उस एनर्जी को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए उस मटेरियल से बाहर आने में कितनी एनर्जी चाहिए। अब आपने एक ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रब किया तो जिसका भी वर्क फंक्शन कम था, जिसको इलेक्ट्रॉन निकालने में जिस मटेरियल को भी एनर्जी कम चाहिए थी, उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ यहां पर कौन है, ग्लास रॉड और सिल्क? बोलो, जब तुमने ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब किया तो किसका वर्क फंक्शन कम होगा? सोचो, ग्लास रॉड का। तभी तो ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आया? प्लस। और सिल्क पर कैसा चार्ज आया? नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? वहीं जब तुमने प्लास्टिक रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया तो सोचो किसका वर्क फंक्शन कम होगा? सिल्क के कपड़े का। और सिल्क के कपड़े ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर दिया। इसीलिए सिल्क पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड पर आ गया नेगेटिव चार्ज। आई होप बेटा ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए, ये आपने उतार लिया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए बेटा, ये सारी बातें छोटी छोटी बट मोटी बातें होती हैं जो आपको किसी चैप्टर के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती हैं। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? चल, नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अब इस चीज को देखो मैं कितना अच्छे से समझाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर अ बॉडी। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी, ध्यान से सुन लो बेटा। लेट्स से कि इस बॉडी के पास 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है भाई साहब? 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन। ओके सर। बेटा कंसीडर अनदर बॉडी, कंसीडर अनदर बॉडी। इसके पास 15 प्रोटॉन्स हैं और 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हमने क्या किया कि इन बॉडीज को रब किया, एक दूसरे के साथ ऐसे रब किया। रब करने पर क्या होगा? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा
वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी और दूसरा वाला बॉडी उसको क्या कर लेगा, गेन करेगा। आप ध्यान से सुनना। लेट्स से कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा मुझे बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा मुझे बताओ इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज किए तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मींस इस पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। अब तुम मुझे बताओ कितने प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 2। तो यानी इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो 2 प्रोटॉन जितना चार्ज आएगा। मींस जितना चार्ज 2 प्रोटॉन पे होता है उतना इस बॉडी पर चार्ज आएगा। अब मुझे बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, सेम होता है। बोलो तो क्या मैं इसको +2e लिख सकता हूं कि इस पर चार्ज कितना आएगा, +2e। बेटा मुझे बताओ इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, जल्दी से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आप ध्यान से सुनो। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा मुझे बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन जितना। इस बॉडी पर कितना चार्ज आया, -2 इलेक्ट्रॉन जितना। यानी किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होता है वो इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मींस किसी बॉडी पर कितना चार्ज होगा, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो +1e, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो +2e, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो +3e। अगर कोई बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो -1e, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो -3e। यानी जो भी चार्ज होगा किसी बॉडी पर, लेट्स से कि किसी बॉडी के चार्ज को मैं दिखाता हूं Q से, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो बराबर होगा किसके, इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं E से दिखाऊं तो E के साथ मैंने लिखा क्या, N। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बेटा किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो Q = क्या होता है, N होता है। जहां पर N कौन है, जहां पर N कौन है, N इज एन इंटीजर। बेटा N हमेशा इंटीजर होगा। मतलब किसी बॉडी पर ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, 2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, नहीं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर कहने का मतलब है कि यहां पर n की वैल्यू कोई भी क्या होगी, इंटीजर। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4, 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती है। और आप इसके आगे लगाएंगे क्या, प्लस और माइनस का साइन। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि प्लस और माइनस का साइन क्यों आता है? अरे बॉडी के ऊपर चार्ज प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। प्लस में कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। माइनस में कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। क्या मेरी बात सारे बच्चों के कान में एंटर हो रही है कि नहीं? बोलो, कान में तो एंटर हो रही है, दूसरे कान से निकल तो नहीं जा रही है, दिमाग में एंटर हो रही है कि नहीं? यस। तो बेटा किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी में होता है। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जितना, 5 इलेक्ट्रॉन जितना, 1000 इलेक्ट्रॉन जितना, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन होगा हमेशा इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्या मेरी बात सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? यस। अच्छा, इसी को ही क्वांटाइजेशन बोलते हैं। किसी भी चीज के अमाउंट का फिक्स हो जाना ही कहलाता है क्या, क्वांटाइजेशन। इसीलिए इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि भैया किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा बेटा, फिक्स्ड अमाउंट में होगा। +1e, +2e, -1e, -2e। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2/3e चार्ज आ रहा है किसी बॉडी पर। किसी बॉडी पर 1.7e चार्ज आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो यार, है क्या कोई जो अभी भी क्लियर ना हो? पीछे वाली जनता को ये बात सारी क्लियर जो मैं कह रहा हूं? अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, मजा आएगा। इधर वाली जनता को क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को क्लियर? थोड़ी बहुत जो अनक्लियर भी रह गई है, डोंट वरी, अभी मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ भाई, क्लियर सारे बच्चों को? इधर वाली जनता क्लियर? इधर वाली जनता को क्लियर है? ओके, फटाफट से नोट करो।
इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इन सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहां पर n जो है वो इंटीजर है, Q जो है वो क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज है, दैट इज योर Q। अच्छा E कौन है, E कौन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा E इज व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब क्लास के होशियार बच्चे बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। बहुत बढ़िया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बोलो बेटे, क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब कुछ होशियार बच्चे बोले सर माइनस नहीं लगा हुए, अरे माइनस लगा लो, मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है सर, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, तभी तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। आई समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? डन हो रही है? चलिए परिधि क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? ओके आइए क्वेश्चंस करें, लिख लिया ये तो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है एक बार फिर से, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सुन लो, ये जितना भी चल रहा है तुम सोचते होगे कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं एक एक बात को, बेटा यही सब बातें तुम्हारे कान में गूंजेंगी जब तुम एग्जाम लिख रहे होगे, समझ रहे हो? बहुत दूर तक, 1 साल तक आवाज आएगी तुम्हारे कान में इस सब चीजों की। तुम्हें क्या लग रहा है आज तुमने सुन लिया, आज खत्म हो गया? सोते में भी कोई पूछे ना, हाँ भाई क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस Q इक्वल टू एन ई। सॉरी भाई साहब, प्लस कब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, माइनस कब जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। Q कौन है, Q चार्ज ऑन बॉडी, N कौन है, N इंटीजर, E कौन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बेटा देखो बोला करो साथ, है ना, डोंट ये मत सोचो कि सब बोल तो रहे हैं, मेरी आवाज कहां सुनाई देगी सर को। तुम एक्टिव रहोगे, तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा, सही है? चलो पहला सवाल, या एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो इसके नीचे। इट स्टेट्स दैट, क्वांटाइजेशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी, it states that charge on any body is an integral number of number of multiple of electrons, या फिर इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। डन। आओ बेटा, सवालों का सिलसिला अब होता है यहां से शुरू। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सिलेबस का ये रहा, आपके स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पे। चलो, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं है, स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पे। चलो बेटा क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी, व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी इफ it gains 10 to the power 10 electrons, if it gains 10 to the power 10 electrons, अगर कोई बॉडी 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा। चलो बेटे कैसे निकालेंगे, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे निकालते हैं, क्वांटाइजेशन की हेल्प से। और क्वांटाइजेशन देख लो मुझे पता है, निकाल लेंगे बहुत सारे बच्चे, देख लो कैसे निकालेंगे बेटा। Q इज इक्वल्स टू एन ई। अब प्लस माइनस में से एक डिसाइड करो, बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन, और गेन मतलब माइनस, तो आप लगाएंगे क्या, माइनस। बेटा मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स।
क्या यही छोटे n की वैल्यू है? अरे n मतलब क्या? इंटीजर, संख्या। क्या संख्या है? तो बेटा मुझे बताओ, सिंस n इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 टू द पावर 10। बेटा बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा? q इज इक्वल्स टू माइनस 10 टू द पावर 10 इंटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बोलो बेटा, बेटा q बराबर क्या हो गया? जल्दी से फटाफट से बता दो। माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 9, माइनस 9 कूलम। एंड दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बेटा कोई बॉडी अगर 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो उस पर चार्ज कितना है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। अब धीमे धीमे करके, एक एक करके हम अब लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए फटाफट से इसे नोट करिए और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार, अगले सवाल के लिए तैयार। लिखेंगे क्वेश्चन। कैन, बोलू क्वेश्चन, बोलू कैन a body has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्या किसी बॉडी पर 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम का चार्ज हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो, क्या कोई बच्चे के पास आइडिया है कि कैसे निकालें इस क्वेश्चन को? हाथ उठाएंगे। यस, फिर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड। समझ गए सारे बच्चे? क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, वो ये पूछ रहे हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, फिर से हम क्या लगाते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनते रहो मेरी बात। बेटा मैंने कहा लेट्स से क्वांटाइजेशन क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। क्लियर? बेटा एक काम करते हैं, क्यू की जगह इस बॉडी का चार्ज रखते हैं। सुनते रहना सारे बच्चे। बेटा ब्लू वाली टी-शर्ट, क्या नाम है? नाम क्या है? अनस। अनस बोर्ड पे देखो बेटा, कॉपी पे नहीं। क्यू बराबर क्या है जरा मुझे बताओ? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू एन ई। अभी प्लस माइनस को भूल जाओ एक सेकंड के लिए। बेटा मुझे बताओ ई की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? ई की जगह सारे बच्चे बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब तुम मुझे बताओ एन की क्या वैल्यू वैलिड है? इंटीजर। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है तो किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। यही तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे कहता है कि किसी भी बॉडी पर औना पौना कोई भी चार्ज नहीं हो सकता, एक फिक्स्ड चार्ज होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बेटा मुझे बताओ फटाफट से सारे बच्चे, इसको इधर लेके चले जाएं। मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, तो डिवाइड माइनस 19 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू क्या? एन। बेटा ध्यान से देखो सारे बच्चे, आंखें खोल के। कट चुका है, पॉइंट से पॉइंट हट चुका है और 16 से 2 टाइम्स कट चुका है। पोएम बन रही है। n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। तो बेटा मुझे बोलो क्या ये इंटीजर वैल्यू है? यस, यस ये इंटीजर वैल्यू है। तो मैं लिखूंगा यस दिस चार्ज कैन बी पॉसिबल। यस दिस चार्ज कैन बी पॉसिबल। ये चार्ज पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कोई भी बच्चा मेरी स्पीड की फिक्र ना करे, ये ना सोचें कि बहुत धीमे चल रहा है सब कुछ, एक्सीलेटर मेरे हाथ में है। चलो क्लियर? कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, मैं सीट पे आ रहा हूं। कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, मैं सीट पे आ सकता हूं, उसकी कोई है क्या? और बेटा मैंने बता दिया, पहले दिन ही बोल चुका हूं, डाउट्स बेझिझक होकर पूछना है। यू आर पेइंग फॉर एवरीथिंग। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेझिझक होकर डाउट पूछो। ए बनाना भी दिक्कत आ रही है ना, तो ए बनाना भी सिखाऊंगा, बस तुम पूछो तो मैं सब सिखा दूंगा यार। ठीक है ना, हम यहाँ सिखाने के लिए हैं बेटा। ठीक है चलिए, क्या वाली बात क्लियर? हटा दूं? एक क्वेश्चन और लिखोगे? लिखते, एक नहीं लिखते रहो, क्वेश्चन को लिखते रहो। चलो बेटा सुनो, लिखो कैन
a body can a body can a body has can a body has can a body has a charge of can a body has a charge of 4.5 into 10 to the power minus 38 coulomb. Can a body has a charge of 4.5 into 10 to the power minus 38 coulomb? क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल है? कोई भी बच्चा यस नो ना बोले, अब मैं जिससे पूछूंगा जवाब वही देगा, जिससे मैं पूछूंगा जवाब वही देगा। लड़के तैयार रहें क्योंकि मैं लड़कों से ही पूछूंगा। निकल आया? निकाल लो, टेक योर टाइम, रिलैक्स। आई होप सारे बच्चों ने कर लिया है। हाँ, क्या नाम है? नाम अनवय, अनवय, ANVAY। हाँ अनवय, बताओ बेटा। पॉसिबल नहीं है। एन की वैल्यू क्या आ रही है? एन की वैल्यू क्या आएगी? कुछ फ्रैक्शन में आ रही है या फिर कुछ डेसिमल में आ रही है, और एन की डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये जिस दिन हो जाए उस दिन तो मेरे पास आओ, हम और आप दोनों साथ में नोबेल प्राइज लेने चलेंगे, ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पर आंसर इज नो। बिकॉज वाई? बिकॉज एन कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज। एन कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज। ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में जिसकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम पेपर कितना भी सही कर लेना, तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स से 7-8 नंबर कम ही आएंगे। जिसकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग है, आंसर राइटिंग मतलब ये जो लास्ट में मैंने लाइन लिखी है, ये तुम लिखे आए एन बराबर और नीचे लिखे आए नो, बेटा इट विल नॉट क्रिएट एनी इंप्रेशन। ओके, अगर आपको इंप्रेशन क्रिएट करना है एग्जामिनर पर तो आपको अंग्रेजी अच्छी लिखनी पड़ेगी और अच्छे से लिखनी पड़ेगी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल, अ बॉडी हैज अ चार्ज, एक लेवल ऊपर चलते हैं। PYQ है भाई, ये PYQ, सारे बच्चे PYQ की फुल फॉर्म जानते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा सवाल जो 12th में पहले आ चुका है, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है। चलो देखो, अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ, अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ -10 कूलम, a body has a charge of -10 coulomb, full stop, if 3 into 10 to the power 20, if 3 into 10 to the power 20 electrons are removed, if 3 into 10 to the power 20 electrons are removed, full stop, find the new charge on body, find the new charge on body। पहले तो बेटा अपने दिल को यह समझाओ कि बॉडी का चार्ज चेंज हो जाएगा। कितने बच्चे ये बात अपने दिल को समझा चुके हैं? बहुत बढ़िया, कि सर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो चार्ज चेंज होगा, तभी तो वो नया वाला पूछ रहा है। तो आपके पास हैं 30 सेकेंड्स, राइट, दिमाग लगाओ।
दिमाग लगाओ। किसी के पास शीट है? देना। कितने बच्चों को शीट नहीं मिली है? 1 2 3 4 और अरे मैं शीट के क्वेश्चंस कराऊंगा इसलिए पूछ रहा हूं किसके पास शीट नहीं है, शर्माओ मत। 1 2 3 4 4। बाकी सब बच्चों के पास शीट है? ओके ठीक है, कल मिल जाएगी, डोंट वरी, यू विल गेट टुमारो। लीजिए, शीट का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क है। शीट का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क। चलो बेटा, बैक टू द क्वेश्चन। किसी का आंसर आया क्या? आंसर आया किसी बच्चे का? ओ, हम तो तीसरे क्वेश्चन में ही रह गए बच्चे। कोई है क्या? है क्या कोई बच्चा? इजी है, अभी मैं बताऊंगा तो आप कहोगे कि हाँ सर इजी था। आप लोगों ने होमवर्क नोट कर लिया? शीट का क्वेश्चन 4 और 5 ट्राई करना। चलो बेटा, अब सारे बच्चे पेन छोड़ेंगे और बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। कोई भी बच्चा मुझे लिखता हुआ दिखाई ना दे। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। एक बॉडी है, सुनना ध्यान से। एक बॉडी है, इस पर चार्ज कितना है शुरुआत में? -10 कूलम। ये बेटा इस बॉडी का चार्ज है, पहले से ही इस पे चार्ज है -10 कूलम का। अब आपने क्या किया जरा मुझे बताओ? आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे कितने? 3 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए। 3 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। बॉडी का चार्ज चेंज हो गया। आपसे पूछ रहे हैं क्या? नया चार्ज। तो देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव करने से कितना चार्ज बॉडी से रिमूव हो जाएगा या फिर कितना चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बेटा मुझे बताओ, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो कितना चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल्स टू NE। बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस। चलो जल्दी से बता दो कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज निकल जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा? बोलो। N कितना है? 3 इंटू 10⁻20। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो बेटा जल्दी फटाफट से। 3 इंटू 1.6 4.8 इंटू 20⁻19। बोलो बेटा 10 टू दी पावर कितना बचेगा? 1। बेटा 4.8 इंटू 10, बोलो Q बराबर कितना? +48 कूलम। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने से इस बॉडी के ऊपर इतना प्लस का चार्ज आना चाहिए था। बेटा जरा मुझे बताओ, अगर मैं अब न्यू चार्ज निकालूं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से, नया चार्ज कैसे निकालोगे? तो मुझे बताओ पहले बॉडी पर कितना चार्ज था? -10। अब तुमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो कितना चार्ज इसके ऊपर आना चाहिए? प्लस का कितना? 48। अरे बोलो बेटा, ये +48 वाला चार्ज कौन सा है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने की वजह से आया? तो बेटा मुझे बताओ, -10 + 48 कितना होगा? +38 कूलम। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर? पहले जो चार्ज था वो कितना था? -10। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो कितना चार्ज आएगा उन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से? 48। तो इतना पहले था -10 और उस बॉडी पर +48 और आ गया, तो बेटा नेट चार्ज कितना हो गया? 38 कूलम्स। क्या मेरी बात सारे बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई? जिस बच्चे को क्लियर नहीं है हाथ उठाओ, मैं सीट पे आ रहा हूं। है क्या कोई? सबको क्लियर? क्या हम इतने होशियार बच्चों के बीच में हैं? है। इसका जवाब है हाँ। चलिए एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 में से कुछ एक। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि 1 कप चाय में कितना चार्ज है, और फिर पता है कैसे निकाला उन्होंने?
उन्होंने खुद ही मान लिया कि एक कप में 250 ग्राम चाय है। देखना घर जाके एनसीईआरटी। चलो अच्छा सुन लो बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं क्लास में करा दूंगा, अलग से कुछ नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूं, क्लासरूम क्वेश्चन रिवाइज करो, शीट के क्वेश्चन रिवाइज करो। शीट में सब पीवाईक्यूज और आज के जमाने के क्वेश्चन है। आज के जमाने के मतलब समझ गए, बोर्ड जो आज के जमाने में पूछता है, ठीक है। तो शीट करो और क्लासरूम क्वेश्चंस करो, और पीवाईक्यूज की मैं एक शीट और दे दूंगा अलग से, जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। सही है, क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ने दूंगा, और ना तुम्हें इस बात की कमी पड़ेगी कि मैं सवाल कहां से करूं। बच्चे पूछते हैं मैं कहां से करूं सर, ये है बहुत सारा, कहां से करूं, हटा दो इसको। लिख लिया बेटा सारे बच्चों ने, और आज का स्टार क्वेश्चन लिखेंगे इफ 10 to the power if 10 to the power 10 electrons, if 10 to the power 10 electrons, if 10 to the power 10 electrons are removed from a body each second, if 10 to the power 10 electrons are removed from a body each second, full stop, how many नहीं यार, many काट दो, how much time the body will take to acquire 8 microcoulomb. How much time the body will take to acquire 8 microcoulomb? एक क्वेश्चन और लिख लो, How many electrons, next question लिखेंगे, how many electrons should be removed, from the body so that it acquires a charge of 3.2 coulomb. It acquires a charge of 3.2 coulomb. एक क्वेश्चन और लिख लो। अरे बेटा अब तो मजा आएगा, अब तक तो मजाक था, अब तो असली मजा आएगा। लिखो, how many electrons are present in 1 coulomb? How many electrons are present in 1 coulomb? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो हमें समझ में आएगा कि एक कूलाम कितनी बड़ी यूनिट है चार्ज की। तो पहले यही वाला क्वेश्चन करो, और बाकी 2 होमवर्क ऊपर वाले हम भी तो देखें घर पे क्या कर रहे हो तुम। सारे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें, बिकॉज वी हैव अ रजिस्टर नोन एज अटेंडेंस रजिस्टर, ताकि मैं आपका नाम उस अटेंडेंस रजिस्टर पे लिख पाऊं और आपकी अटेंडेंस उस पर लगती रहे, ताकि आपके घर पे पता चलता रहे कि आप कब आए और कब नहीं आए। हाँ, किसका बेटा? अरे अभी करा, आज क्या है, टुडे वेडनेसडे,
हाँ भाई, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो। एक कूलाम के इलेक्ट्रॉन बताओ। कैसे निकालोगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे सर, इतने सवालों का एक ही जवाब। अरे और क्या, देख लो इधर, सुन लो सारे बच्चे। मुझे बताओ बॉडी के ऊपर कितना चार्ज चाहिए एक कूलाम का, और तुम्हें यह पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम को बनाते हैं। तो क्या यूज करोगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे लगाओगे बताओ बेटा। Q इज इक्वल्स टू एन ई। बोलो बेटा, बॉडी पर चार्ज कितना चाहिए? 1 कूलाम इज इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, बोलो, -19। बेटा यहां मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड, तो 1 अपॉन, अरे भैया बातचीत नहीं, अरे बातचीत नहीं, रुक जाओ, इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल्स टू क्या बेटा? n। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर 19, और 1 को अगर तुम 1.6 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आता है? 0.625। इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या फिर मैं कहूं इतनी वैल्यू आएगी किसकी? n की। बोलो, अगर इसको और अच्छे से लिखें तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6.25। 6.25 तो बोलते हैं 6.25 को हिंदी में, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं क्या? एक कूलाम। तो इतनी देर से मैं यही तो चिल्ला रहा था कि एक कूलाम चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है मेरे बच्चे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पता चल गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की ताकत। तो 2 क्वेश्चन एज अ क्लासरूम होमवर्क आपको मिले और 2 क्वेश्चन शीट से आपको मिले, और जो भी बच्चा इन 4 क्वेश्चन को ट्राई करके नहीं आया, आपका नाम रेड डेटा बुक में लिस्ट हो जाएगा, नजर पे नहीं रहेगी आप पे। समझ गए मेरी बात? आपसे नहीं देखो बेटा, सुन लो, देखो देखो इधर सुनो सारे बच्चे, अगर चारों क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं वेरी गुड, वरना ट्राई सारे बच्चों को करना है बेटा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। जब तक साइकिल पे बैठोगे नहीं तब तक साइकिल चलाना सपनों में आ जाएगा क्या, है ना? चल।